जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर टारगेट क्लासेस यूपी पर। जैसे कि दोस्त हम लोग कल पढ़े थे मोहम्मद गौरी को पढ़े थे। आज उसी के आगे का सेशन लेकर आए हैं गुलाम वंश। लेकिन इसको पढ़ने से पहले कुछ जानकारियां हैं, उन पर हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। जैसे कि अभी अभी कुछ देर पहले आज यूपीपी का फर्जी नोटिस वायरल हुआ और हम लोगों को लगा कि 29 और 23 जून को पेपर है, लेकिन उसमें फिर बाद में पता चला कि उसमें कुछ एडिट किया गया है या कुछ फर्जी जो है डाल दिया गया है एडिट करके, तो वो एक अफवाह है। लेकिन आप सभी लोग अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, क्योंकि ये 29 और 23 जून को फेक हो सकता है, लेकिन जो प्रस्तावित डेट है वो 11 जुलाई है। और 11 जुलाई से एक दो दिन 4 दिन आगे पीछे आपका एग्जाम ये मान के चलिए कि जुलाई में होना सुनिश्चित ही है। अभी चुनाव चल रहे हैं, नहीं हो सकता कि इतने समय तक पेपर आपका हो जाता, लेकिन चुनाव की वजह से सरकारें सब बिजी हैं चुनाव में, प्रचार में। लेकिन जैसे ही 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके तुरंत बाद सरकारें जो है अपना तुरंत काम करना शुरू कर देंगी और अपना जो एग्जाम है उसके लिए लगातार जो आयोग है वो काम कर रहा है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को यही मानकर चलिए कि हमारा पेपर 29 और 30 जून को ही होना है। और हमें पता है कुछ बच्चे इस समय बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, गर्मी भी है और कुछ समस्याएं भी हैं, कब तक तैयारी करें, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन कुछ दिन की बात और है, हमें टूटना नहीं है और पूरे मन से तैयारी में लगे रहना है। जो भी हमारा समय है उस समय को 100% देना है, अपनी पढ़ाई के लिए देना है। और जैसे ही एग्जाम हो, ताकि इस बार रिजल्ट में हमारा नाम हो सके। और इतनी भारी भरकम भर्ती है, यकीन मानिए कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस आप लगातार लगे रहिए। बहुत सारे बच्चे इस समय टूट रहे हैं, लेकिन आप सभी को टूटना नहीं है और जबरदस्त तैयारी में लगे रहना है। आज की मेहनत है जो आपको आज की मेहनत ही कल आपको रंग लाएगी। ठीक है, 4 दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जो बच्चे अभी से लगे हुए हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ठीक है। और एक जानकारी है कि अभी तक हम लोग जो है लाइव नहीं आ पा रहे थे, और संभवतः कल कल 2 बजे हम लोग लाइव होंगे और कल से जो क्लासेस चलेंगी वो लाइव चलेंगी। ठीक है। और आज थोड़ा सा हम लोगों ने जो पढ़ाने का तरीका है उसमें भी बदलाव किया है। हमने आपको गजनवी को पढ़ाया था और गौरी को पढ़ाया था, और इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो 2 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए थे, भारत पे अरबियों का आक्रमण। लेकिन आज से हम लोग आपको साथ में ऑप्शन भी देते चलेंगे। हर क्वेश्चन के नीचे जो है 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और तैयारी और जबरदस्त होती रहेगी। तो ठीक है, आज हम लोग शुरुआत करते हैं गुलाम वंश की। और आपको पहला क्वेश्चन गुलाम वंश से दिखाई दे रहा है, जहां से गुलाम वंश की शुरुआत होती है। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1200 से 1290 ईस्वी तक, दूसरा ऑप्शन है 1210 से 1290 ईस्वी तक, और तीसरा जो ऑप्शन है आपके सामने 1206 से 1290 ईस्वी तक, चौथा ऑप्शन है 1206 से 1240 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आप सभी को बताना है। जिसका राइट आंसर है वो है 1206 से 1290 ईस्वी तक। तो जो गुलाम वंश के शासनकाल है वो 1206 से 1290 ईस्वी तक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ये कई बार पूछा गया है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो आपके और ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चारों ऑप्शन जो है ये सब गुलाम वंश से ही संबंधित है। लेकिन पूछा क्या गया है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, और तीसरा ऑप्शन है बलबन, चौथा ऑप्शन है आराम शाह। तो इनमें से जो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो पूछा गया है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी आपका बी ऑप्शन सही होगा। लेकिन इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। अगर पूछ लिया जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो फिर इल्तुतमिश सही करवाता है और फिर इल्तुतमिश ही सही होगा, क्योंकि इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन जब पूछा जाए गुलाम वंश का संस्थापक, तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ही आपको लगाना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, और दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्योंकि गुलाम वंश के संस्थापक जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो इसको याद रखिएगा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम और दामाद दोनों था। ठीक है। तो अगर अब आपसे पूछेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? ये आंसर आपको देना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। पहला ऑप्शन है काबुल,
दूसरा ऑप्शन है लाहौर, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और चौथा ऑप्शन है कंधार। आपको बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। तो इनमें से जो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी वो थी लाहौर। इसको याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से कई प्रकार घुमा घुमा के एग्जामिनर पूछता है। तो जिसमें से पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है लाख बख्श, दूसरा ऑप्शन है कुरान खां और तीसरा ऑप्शन है चंद्रिका स्वामी और चौथा ऑप्शन है पील बख्श। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? और इसमें एक अलग से और ऑप्शन डाला गया है, पांचवा ई ऑप्शन, जिसमें कहा गया ये सभी। तो इसका दोस्त जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहकर भी पुकारा जाता था। कारण क्या था? इसका कारण भी जान लेते हैं। क्योंकि ये लाखों का दान करता था, याद रखना, लाखों का दान करता था, इस वजह से इसे लाख बख्श कहा जाता था। तो पहली तो उपाधि लाख बख्श है क्योंकि वो लाखों का दान करता था। ठीक है, और दूसरी उपाधि कुरान खां। दोस्त मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां क्यों कहा जाता था? इसका कारण क्या था? उसी की उपाधि है। इसका जो सबसे बड़ा कारण था बताते हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कुरान है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ जो कुरान है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरी जो कुरान थी इसको याद थी, पूरी कुरान। और दूसरा एक कारण और था कि जब ये कुरान पढ़ता था तो इसकी जो आवाज थी बहुत सुरीली थी। इसकी जो इस सुरीली आवाज में जो कुरान पढ़ता था इसी वजह से इसे कहा जाता कुरान खां। तो इसकी याद रखना, इसकी जो कुरान पढ़ता था इसकी आवाज जो थी बहुत ही सुरीली होती थी, इसी वजह से इसे कुरान खां भी कहा जाता था। तीसरा इसका जो दिया हुआ है चंद्रिका स्वामी, चंद्रिका स्वामी भी कुतुबुद्दीन ऐबक की ही उपाधि है। और चौथा ऑप्शन है पील बख्श, इसे पील बख्श भी कहा जाता था। तो पील बख्श क्यों कहा जाता था इस पर हम लोग भी डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता होगा जो पील शब्द है, ये पील शब्द ये हाथी से जुड़ा हुआ, जो हाथी को जो चलाने वाला व्यक्ति होता है उसको पील बख्श कहा जाता है। ठीक है, तो इसे पील बख्श इसे क्यों कहा गया? तो याद रखना, जो इसे पील बख्श कहा गया क्योंकि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये लाखों हाथियों का दान देता था। ये हाथियों का दान की वजह से, ये हाथी दान करता था और हाथी दान करने की वजह से इसे पील बख्श की भी उपाधि दी गई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, याद रखना। अब आपसे पूछेगा कि कुतुबुद्दीन की उपाधियों से किसी से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो लाख बख्श हो, कुरान खां हो, या फिर चंद्रिका स्वामी हो, या फिर पील बख्श हो। ये चारों के चारों ऑप्शन जो है, ये चारों के चारों जो उपाधियां हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक की हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना है। तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया स्मारक नहीं है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका मतलब तीन ऑप्शन जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी तीन जो इमारतें होंगी कुतुबुद्दीन ऐबक की बनवाई हुई होंगी और एक ऐसी होगी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नहीं बनाई गई होगी। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। तो दोस्त ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो इसका पूछ लिया जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो इसको याद रखना, अजमेर। कहां पर है? अजमेर के अंदर मिलता है, अजमेर के अंदर ये पड़ता है। तो याद रखना कि 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी बोल देते हैं। ये स्थित कहां पर है? तो अजमेर। दूसरा जो है कुव्वत उल इस्लाम, जो कुव्वत उल इस्लाम है यह एक मस्जिद थी और यह मस्जिद भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी, जो दिल्ली में स्थित है। इसे भी याद रखना, जो दिल्ली में स्थित है, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाई गई थी। तीसरा ऑप्शन है कुतुब मीनार। तो दोस्त याद रखना, कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाई गई है। ये भी कुतुब मीनार जो है आपको कमेंट करके बताना है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। तो दोस्त जो अलाई दरवाजा है, अलाई दरवाजा जो है यही आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा नहीं बनाया था, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाने का काम किया था और ये काम मलिक कफूर को सौंपा था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति जो था वो था मलिक कफूर। ठीक है, तो ये तीन जो इमारतें हैं, चाहे वो 2.5 दिन का झोपड़ा हो जो अजमेर में स्थित है, चाहे वो कुव्वत उल इस्लाम हो जो दिल्ली में स्थित है, और जो कुतुब मीनार है यह भी दिल्ली में स्थित है, ये तीनों इमारतों को बनवाने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन इस कुतुब मीनार से 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली, तो वो काम कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसका काम चल ही रहा था उसी समय,
कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है दोस्त। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, इसका आंसर आपको देना है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी उस समय कुतुब मीनार में कितनी मंजिल बनकर तैयार हो चुकी थी। तीसरा क्वेश्चन, फिर जिसने इसका काम इल्तुतमिश ने इसका कार्य को पूर्ण करवाया था तो उसने कितनी मंजिल तक बनवाया था, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखना जिस समय कुतुब मीनार ये कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई थी उस समय 2 मंजिल बनकर तैयार हुई थी और एक खेल था जिसका नाम था चौगान। उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेल रहा था और उस चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गया और जो घोड़े के पैर होते हैं उसके घोड़े ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कुचल दिया दोस्त, और ये दुनिया छोड़कर चला गया। तो जब वो दुनिया छोड़कर ही चलाया गया तो अब यहीं पर कुतुब मीनार का काम रुक जाता है। लेकिन जब अगला शासक आता है तो उसने इस काम को रोका नहीं और कुतुब मीनार के कार्य को पूर्ण करवाया। तो आपसे पूछेगा कि जिस समय कुतुब मीनार की मृत्यु हुई थी उस समय कितनी मंजिल बनकर तैयार हुई थी, तो याद रखना 2 मंजिल बनकर तैयार हो गई थी। फिर उसके बाद कुतुब मीनार का जो कार्य पूर्ण करवाया वो करवाया था इल्तुतमिश ने, और उसने 4 मंजिल का निर्माण करवाया। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की चौथी बिल्डिंग की मरम्मत और 5वीं बिल्डिंग का निर्माण किसने कराया, तो इसको याद रखना दोस्त। जो कुतुब मीनार की चौथी बिल्डिंग है इसको पूरा करवाया था उनका नाम था इल्तुतमिश। और लेकिन एक बार एक घटना घटती है जो आसमान से बिजली गिरती है, इस बिजली की वजह से कुतुब मीनार की चौथी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है। तो दोस्त चौथी बिल्डिंग ध्वस्त हुई तो उस समय शासक था फिरोज शाह तुगलक, उसने चौथी मंजिल जो थी उसको मरम्मत करवाई और 5वीं बिल्डिंग का निर्माण करवाया। जब आपसे पूछा जाए कुतुब मीनार की 5वीं बिल्डिंग का निर्माण किसने करवाया, तो याद रखना वो जो था फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई। इसका आंसर आप सभी को देना है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई, जिसमें पहला ऑप्शन है 1210, दूसरा ऑप्शन है 1206, तीसरा ऑप्शन है 1212 और चौथा ऑप्शन है 1209, जिसमें राइट आंसर होगा 1210। पहला ऑप्शन आपका सही है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हो चुकी थी और अभी आपको हमने बताया चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। तो एक क्वेश्चन आपको और बताना है कि वर्तमान में जो चौगान खेल है इसे किस नाम से जाना जाता है, इसको आप सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कौन सा खेल खेलते समय हुई। वही क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कौन सा खेल खेलते समय हुई थी, कबड्डी। दोस्त एक सीक्रेट बात है वो भी मैं आपको बता दूं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो एक हाथ का विकलांग था, उसकी जो उंगलियां थी वो कुछ टेढ़ी थी, तो जिसके हाथ मजबूत नहीं वो कबड्डी तो नहीं खेल सकता। तो इसका मतलब कबड्डी जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है खो खो। तो दोस्तों ये जो खो खो ऑप्शन है ये लड़कियों का खेल था और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय के पास इतना समय नहीं था जो वो खो खो खेल खेले, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। और तीसरा ऑप्शन है चौगान, और यही आपका राइट आंसर है, चौगान खेलते समय। और चौगान को ही वर्तमान में पोलो के नाम से जाना जाता है। चौगान खेल जो है इसी को वर्तमान में पोलो के नाम से जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। चौथा ऑप्शन है मल्ल युद्ध, ये भी गलत है। तो आप याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कौन सा खेल खेलते समय हुई थी, तो चौगान खेलते समय हो गई थी, इसको याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना दोस्तों, ये पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है आराम शाह और तीसरा ऑप्शन है बलबन, चौथा ऑप्शन है रजिया सुल्तान। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनमें से बी ऑप्शन सही है, आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह। हालांकि आराम शाह बहुत दिन तक शासन नहीं कर पाता है क्योंकि ये एक अयोग्य शासक था, थोड़ा सा ढीला ढाला शासक था। आपको पता है दिल्ली सल्तनत उसी की है जो तेज तर्राक होगा, दिल्ली पर हुकूमत वही कर सकता है जो तेज तर्राक होगा। तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, तो आराम शाह था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है आराम शाह की हत्या किसने की। ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है कि आराम शाह की हत्या किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है गौरी और चौथा ऑप्शन है नसरुद्दीन। तो आपको पता है बलबन काफी समय बाद आता है। बलबन जो इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया एक वो था दल चालीसा था, उस दल चालीसा के समूह में शामिल था, तो बाद में आता है। गौरी दोस्तों आपको पता है कि गौरी इस समय मर चुका था, गौरी पहले ही एक्सपायर हो चुका था। तीसरा ऑप्शन है नसरुद्दीन, ये भी काफी थोड़ा सा ये अभी आएगा, 40 के बाद आएगा। जो बी ऑप्शन है आपका इल्तुतमिश। तो याद रखना आराम शाह की हत्या किसने की थी, इल्तुतमिश ने की थी। अगर पूछा जाए इल्तुतमिश कौन था, तो याद रखना
इल्तुतमिश जो था आराम शाह का बहनोई था, और बहनोई ने ही अपने साले की हत्या कर दी। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इसका जनता उस समय विरोध कर रही थी। जो दल चालसा के लोग थे या जो भी थे उस समय के मंत्री पद पे वजीर लोग थे, इन लोगों ने इसका बहिष्कार किया आराम शाह का और इसका विरोध किया, क्योंकि एक तो ये हल्की उम्र का था, दूसरा ये अयोग्य शासक भी था। इस वजह से इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी और दिल्ली की कमान खुद अपने हाथों में संभाल ली। और अब नेक्स्ट शासक जो बनता है, गुलाम वंश का अगला शासक बनता है, वो होता है इल्तुतमिश। इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और है, इल्तुतमिश का शासनकाल, ये बहुत ही जरूरी है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था वो 1206 से 1210 तक था। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश का शासनकाल, जिसमें आपको पहला ऑप्शन दिया गया 1210 से 1236, दूसरा ऑप्शन है 1200 से 1236, तीसरा है 1206 से 1240, चौथा ऑप्शन है 1200 से 1236। तो याद रखिएगा, इसमें जो पहला ऑप्शन है 1210 से 1236 यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं। इसका जैसे हम आए थे इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, तो याद रखिएगा गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका कारण है क्योंकि गौरी का जो गुलाम था, वो ऐबक था। गौरी का जो गुलाम था वो ऐबक था, और ऐबक का गुलाम जो था वो इल्तुतमिश था। याद रखना, वो इल्तुतमिश था। इसी वजह से पहले तो गौरी का गुलाम ऐबक, फिर ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इसी वजह से इसे कहा जाता है गुलामों का गुलाम। तो याद रखना, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप सभी को देना है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। इसको याद रखिएगा, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश को माना जाता है। सॉरी दोस्तों, ये इल्तुतमिश को माना जाता है, ये राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने कौन से सिक्के जारी किए थे, इल्तुतमिश ने कौन से सिक्के जारी किए थे। पहला ऑप्शन है टका, दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है जीतल, और तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है टका तो ये टका जो है ये इल्तुतमिश के द्वारा ही शुरू किया गया था, तो पहला ऑप्शन तो सही होना ही है। लेकिन आपको आंसर देना है कि टका किस धातु का बना हुआ था, किस मेटल का बना हुआ था। तो याद रखना, जो टका था ये टका चांदी का बना हुआ सिक्का था। टका जो था ये चांदी का बना हुआ सिक्का था, और जो जीतल था यह तांबे का बना हुआ सिक्का था। यह भी पूछा जाता है कि इल्तुतमिश के द्वारा जो जारी किए गए सिक्के थे टका, वो किस धातु से, किस मेटल से बने थे। तो याद रखना, चांदी का बना था, और जो जीतल है यह तांबे का बना था, और ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा ही जारी किए गए थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, तो याद रखना, और ये जरूर याद रखना कि टका किस धातु का बना था और जीतल किस धातु का बना था, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ। यह क्वेश्चन आपके सामने है, तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ। तो इसको बताना है आपको कि आपने तराइन का प्रथम युद्ध पढ़ा ही होगा, गौरी और पृथ्वीराज चौहान 1191, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए हैं। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध आपने भी पढ़ा है पिछली क्लास में ही, 1192, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो अब आ गया है तराइन का तृतीय युद्ध। इसको आपको बताना है कि तराइन का तीसरा युद्ध जो है वो कब हुआ था, 1210 में, 1215 में, 1213 में, या फिर 1215 में हुआ था, 1205 में हुआ था। याद रखना, ये 1215 में हुआ था, जिसका बी ऑप्शन सही है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तराइन का जो तीसरा युद्ध है वो किससे हुआ, ये आपको बताना है, तराइन का तीसरा युद्ध किससे हुआ। आपको बता दिया जाए कि तराइन का तीसरा युद्ध जो है वो किससे हुआ। तो इसको याद रखना, एक तरफ तो इल्तुतमिश था, एक तरफ इल्तुतमिश था, और दूसरी तरफ जो इधर सिंध और इधर अफगानिस्तान के एरिया में शासन कर रहे थे, एक का नाम था एल्दीज, एक शासक था एल्दीज, और एक का नाम था नसरुद्दीन कुवाचा। नसरुद्दीन कुवाचा, ये दोनों आए थे मिलकर लड़ने के लिए। दोस्त तो मैं बता दूं, ये एल्दीज और कुवाचा कौन थे, इनके विषय में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मोहम्मद गौरी था उसके 3 गुलाम थे, और ये तीनों इसके गुलाम के साथ साथ तीनों दामाद भी थे। तो जो एल्दीज था वो भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और जो कुवाचा था
वो भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और जो एक व्यक्ति था भारत में यानी दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भी गौरी का गुलाम था। लेकिन गौरी ने तीनों को अलग अलग क्षेत्र दे दिया था। एक को सिंध का क्षेत्र दे दिया, अफगानिस्तान का क्षेत्र दे दिया, और दूसरे को इधर काबुल कंधार का क्षेत्र दे दिया। और दिल्ली की हुकूमत जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर गया था। जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक था तब तक किसी से कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद जैसे इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है, ये दोनों मिलकर दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करते हैं, और युद्ध जो होता है वो तराइन के तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब गद्दी किसी मजबूत हाथों में होती है तो इतना आसान नहीं है वो गद्दी छीन लेना। और यहाँ पर इल्तुतमिश ने इन दोनों को बहुत बुरी तरह मारा, और ये तराइन का जो मैदान था यहाँ से दोनों जान बचाकर अपना भागे। और एल्दिज तो निकल गया, लेकिन कुआचा की तराइन के तीसरे युद्ध यानी तराइन के मैदान में इसकी हत्या कर देता है इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश जो था काफी शक्तिशाली और काफी ताकतवर शासक था। ठीक है, तो इसको याद रखना कि तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1215 में हुआ था। किससे हुआ था? इल्तुतमिश और एल्दिज के बीच में हुआ था। एल्दिज की तरफ से कौन कौन आया था? एल्दिज और कुआचा। तो याद रखना। और जीत किसकी हुई थी? याद रखना, जीत हुई थी इल्तुतमिश की। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला शासिका, ये क्वेश्चन सभी को याद रखना चाहिए, क्योंकि भारत में पहली बार जो हुकूमत थी वो किसी महिला के हाथ में आई थी। तो इस क्वेश्चन को तो हमें जरूर याद रखना चाहिए। जो पहला है, भारत की पहली महिला शासिका है, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। बेगम हजरत महल, दूसरा ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, और तीसरा ऑप्शन है पद्मावती, और चौथा ऑप्शन है रजिया सुल्तान। तो आपको बताना है इनमें से कौन होगा। आपको पता है बेगम हजरत महल जो है, जो बेगम हजरत महल है, ये 1857 की क्रांति के समय लखनऊ से लड़ी थी। दूसरा ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी से लड़ी थी। तीसरा ऑप्शन है पद्मावती। पद्मावती के दोस्त हम आगे पढ़ेंगे खिलजी वंश में। पद्मावती, क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच लड़ाई जो हुई थी वो पद्मावती को लेकर हुई थी। और जो चौथा ऑप्शन है रजिया सुल्तान। आपका चौथा ऑप्शन सही है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो याद रखना रजिया सुल्तान। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो याद रखना रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर बैठी और दिल्ली की जो सल्तनत है उस सल्तनत का जो है संभालने का काम किया है दोस्त, और याद रखना। ठीक है, तो अगर आप पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो याद रखना रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रजिया सुल्तान का शासनकाल। ये कई बार पूछा गया है कि रजिया सुल्तान का शासन काल कब से कब तक था। पहला ऑप्शन है 1236 से 1240, दूसरा ऑप्शन है 1235 से 1240, तीसरा ऑप्शन है 1234 से 1240, चौथा ऑप्शन है 1237 से 1240। तो इसमें जो राइट आंसर है वो 1236 से 1240, यानी जो रजिया सुल्तान थी वो 4 साल तक दिल्ली की कमान संभाल के रखा और 4 साल तक यहाँ पे शासन किया। तो इसको याद रखना। पहला तो याद रखना रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। दूसरा याद रखना जो रजिया सुल्तान है इनका शासन काल कब से कब तक था, तो इसको याद रखना 1236 से 1240 तक। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, बलबन में आने से पहले हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई थी, तो इसको याद रखना जो रजिया सुल्तान के जो जिस शादी हुई थी वो हुई थी अल तुनिया के साथ। अल तुनिया के साथ हुई थी, इसको जरूर याद रखना। और रजिया सुल्तान के विषय में कहें तो उस समय की बहुत ही होशियार लेडी थी, बहुत ही होशियार महिला थी। रजिया सुल्तान की थोड़ी सी कहानी है, इसको हम लोग सुन लेते हैं। जिस समय रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी उस समय जो दल चालिसा था, उस दल चालिसा ने रजिया सुल्तान का जम के विरोध किया कि हम पुरुषों के होते हुए एक महिला दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे, दिल्ली पर हुकूमत करे, ये दल चालिसा के जो सदस्य थे उनको पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इसी वजह से रजिया सुल्तान को दल चालिसा पे बिल्कुल भरोसा नहीं बचा। इसलिए रजिया सुल्तान का एक विश्वसनीय व्यक्ति था जिसका नाम हुआ करता था दोस्त याकूब खान। इसकी कहानी थोड़ा सा सुन लेना। जो रजिया सुल्तान का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था इसका नाम था याकूब खान। याकूब खान इसका सबसे जो विश्वसनीय व्यक्ति था इसका नाम हुआ करता था याकूब खान। याकूब खान की दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। उस समय याकूब खान जो है घोड़ों का सरदार हुआ करता था, इसको भी याद रखना। याकूब खान जो था इस समय घोड़े का जो घोड़ा थे, उनके हजारों की संख्या में घोड़े होते थे, घोड़े का जो दल होता था उसका सरदार हुआ करता था, घोड़े के दल का सरदार हुआ करता था, इसको याद रखना। और यंग लड़का था, काफी तेज तर्राक था, इसलिए जो रजिया सुल्तान का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था वो था याकूब खान। रजिया सुल्तान ने याकूब खान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे इसका प्रमोशन कर दिया।
यानी कि जो घोड़े के सरदारों को जिसकी जिम्मेदारी दी गई थी, धीरे धीरे यहाँ से आकर इसने अपना सेनापति और अपने करीब रखना शुरू कर दिया, अपना सबसे विश्वसनीय, अपना राइट हैंड मानना शुरू कर दिया। दोस्त, यह बात जो है दल चालीसा के सदस्यों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। इस वजह से जो है रजिया सुल्तान को काफी समस्याएं भी झेलनी पड़ी। इसी समय एक व्यक्ति था अल्तुनिया, जो कड़ा मानिकपुर के क्षेत्र में ये शासन कर रहा था, कड़े मानिकपुर के क्षेत्र में शासन कर रहा था। दल चालीसा के जो लोग थे उन्होंने अल्तुनिया को जो है भरने का काम किया, लड़वाने का काम किया, और बताते हैं कि तुम्हारे रहते हुए अगर दिल्ली की सल्तनत याकूब खान के हाथ में गई है, क्योंकि सबसे तेज तर्राक और सबसे योग्य शासक आज के समय में आप हो, अल्तुनिया को इतना ज्यादा जो है लड़ने के लिए मजबूर करते हैं। अल्तुनिया को लगा कि दिल्ली की गद्दी पर तो अब हमें बैठना चाहिए, अगर याकूब खान बैठ गया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो दोस्त, अल्तुनिया जो है कड़े मानिकपुर क्षेत्र से अपनी फौज को सजाता है और लेकर चल देता है दिल्ली के लिए। लेकिन रजिया सुल्तान, तब तक पता चल चुका था रजिया सुल्तान को कि जो अल्तुनिया है वो दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए वहां से निकल चुका है। रजिया सुल्तान ने याकूब खां को अपनी सेना भेजा और कहा कि आप अल्तुनिया को रोकने का काम करिए। याकूब खान जाते हैं और अल्तुनिया को रोकने के प्रयास करते हैं, लेकिन अल्तुनिया के सामने याकूब खान ज्यादा समय तक रुक नहीं पाते हैं। अल्तुनिया ने याकूब खान की हत्या कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये बढ़ता है दिल्ली गद्दी की ओर। तब तक रजिया सुल्तान इस पहले ही पहुंच जाती है दरवाजे पर और इसका स्वागत करने के लिए, और इसने कहा हमने याकूब खान को आपसे लड़ने के लिए नहीं, आपकी क्षमता देखने के लिए हमने भेजा था। हम ये देखना चाहते थे क्या आज आपके अंदर वो ताकत है, जितना आपका नाम सुना क्या वो क्षमता है, हमने तो इसलिए भेजा था, और दिल्ली के राजा बनने के लायक तो आप ही हैं। और अल्तुनिया का भी दिमाग घूम जाता है कि दल चालीसा के सदस्य जो थे उन लोगों ने हमको कैसा बहकाने का काम किया है, और रजिया सुल्तान और अल्तुनिया एक हो जाते हैं। रजिया सुल्तान और अल्तुनिया एक हो जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक दिल्ली की हुकूमत नहीं कर पाते हैं। 4 साल तक 1236 से 1240 तक दिल्ली पर हुकूमत करते हैं, और 1240 में कैथल के पास ये दोनों घूम रहे थे, कुछ घूमने गए थे, अपने प्रजा के बीच में गए थे, और वहीं पर कुछ डाकुओं द्वारा अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। और फिर जो है दिल्ली सल्तनत जो है किसी अगले शासकों के हाथ में आती है। तो याद रखना, इस रजिया सुल्तान का जो शासनकाल था, रजिया सुल्तान से जितने भी जुड़े क्वेश्चन थे, रजिया सुल्तान का शासनकाल, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, रजिया सुल्तान की शादी किससे हुई, और रजिया सुल्तान की मृत्यु कहां पर हुई, ये भी याद रखना, कैथल में हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बलबन का पूरा नाम क्या था। एक व्यक्ति आता है बलबन, और बलबन का पूरा नाम क्या था, याद रखना, बहाउद्दीन बलबन, शहजादा बलबन, मोहम्मद बलबन, जहरुद्दीन बलबन। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, इसका नाम था बहाउद्दीन बलबन। तो याद रखना बलबन का पूरा नाम क्या था, बहाउद्दीन बलबन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो याद रखना दोस्त, बलबन नहीं होगा, कैकुवाद, क्यूमर्स और आराम शाह। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, क्यूमर्स जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है। और 1290 ईस्वी में, इसको याद रखना, 1290 ईस्वी में जो क्यूमर्स था, इसकी हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के हाथों से कर दी जाती है। 1290 में क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के हाथों से कर दी जाती है, और इसके बाद दिल्ली सल्तनत पर एक नए वंश का आगमन होता है जिसका नाम होता है खिलजी वंश। तो याद रखना गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। एक दो क्वेश्चन और यहां से हैं, इनको भी आपको बताना है। गुलाम वंश का वह शासक कौन था जिसकी मृत्यु लकवे से हुई गई थी, इसको आपको बताना है। गुलाम वंश का वह शासक कौन था जिसकी मृत्यु लकवे से हो गई थी। तो कैकुवाद ऑप्शन में पहला, और दूसरा ऑप्शन है क्यूमर्स, तीसरा ऑप्शन है आराम शाह, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें याद रखना जो कैकुवाद था इसकी मृत्यु लकवे की वजह से हो गई थी, और जो कैकुवाद था यह बलबन का पुत्र था, इसको भी याद रखना। कैकुवाद जो था ये बलबन का पुत्र था, इसको आप याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कैकुवाद के पिता का नाम क्या था तो याद रखना बलबन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि लौह रक्त की नीति अपनाने वाला शासक कौन था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बलबन, इल्तुतमिश, ऐबक, गौरी। तो याद रखना लौह रक्त की नीति अपनाने वाला शासक बलबन था। ये याद रखना, ये कई बार पूछा गया है कि लौह रक्त की नीति अपनाने वाला शासक कौन था, तो बलबन हुआ था। एक क्वेश्चन और है यहां से, ये आपको बताना है, कमेंट करके बताना है कि जो
ये क्वेश्चन है कि सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जो ये गौरी था, गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां से खरीदा था? ये भी आपको कमेंट करके बताना है। एक क्वेश्चन और है, जब गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा तो सबसे पहले किस विभाग की जिम्मेदारी दी और क्या नाम दिया था? ये 3 क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। जय हिंद, जय भारत। और